नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को मजबूत और बनाएंगे बंधन मुक्त। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से संस्कृति एक भावनात्मक संबल की तरह करती है काम। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता से किया जाएगा विकास। राजधानी क्षेत्र में गंगा लेक का निरीक्षण करते हुए कहा कि ऐसे स्थानों पर अतिक्रमणों के खिलाफ उठाए जाएंगे कदम। राज्य में कोविड संक्रमण से एक और मरीज की मृत्यु से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 51। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 94% से हुई ज्यादा। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान इनकी मांग कर रहे थे। किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। मेरा नौजवानों, विशेषकर कृषि की पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपने आसपास के गांवों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में, हाल में हुए कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। ऐसा करके आप देश में हो रहे बड़े बदलाव के सहभागी बनेंगे। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है और इससे निपटने में भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से संस्कृति एक भावनात्मक संबल की तरह काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई संग्रहालय और पुस्तकालय अपने संग्रह को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं और वह लगभग 10 आभासी दीर्घाओं को शुरू करने पर काम कर रहा है। लोग अब अपने घरों में ही बैठकर इस संग्रहालय की दीर्घाओं का भ्रमण कर सकेंगे। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के महत्व पर बल दिया। इस डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उद्धरण भी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिलांग में खिले हुए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। मुझे जॉनस मसेटी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं। जोनस में एक और खासियत है, वह अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। वह नियमित रूप से ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। वे प्रतिदिन पॉडकास्ट करते हैं। पिछले 7 वर्षों में जॉनस ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जॉनस न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं बल्कि उसे
एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी गुवाहाटी तक कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने संस्थानों में पूर्व छात्रों के रूप में योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी के पूर्व छात्रों ने अपनी आईआईटी में सम्मेलन कक्ष, प्रबंध केंद्र और इंक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से मौजूदा छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है। श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने एक अक्षय निधि शुरू की है जो एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इस तरह की निधि स्थापित करने की संस्कृति है। उन्होंने छात्रों से अपनी पूर्व शिक्षण संस्थाओं के साथ मजबूत संबंध रखने का आग्रह किया। टेक्नोलॉजी के जरिए मैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, गांधीनगर की दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जेएनयू, मैसूर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से कनेक्ट हो पाया। देश के युवाओं के बीच होना बेहद तरोताजा करने वाला और ऊर्जा से भरने वाला होता है। विश्वविद्यालय के परिसर तो एक तरह से मिनी इंडिया की तरह होते हैं। एक तरह जहां इन कैंपस में भारत की विविधता के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां न्यू इंडिया के लिए बड़े बड़े बदलाव का पैशन भी दिखाई देता है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता से विकास किया जाएगा। आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र से लगे गंगा लेक का निरीक्षण करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अतिक्रमण के मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में श्री नातुंग ने कहा है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर पर्यटन स्थलों का ब्यौरा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डिमार्केशन का है, बाउंड्री का है, पहाड़ का, नदी का बाउंड्री, इट इज नॉट, वो आपका काम नहीं है, वो हमारा डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का काम है। वो सरकार जरूर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करेंगे हमारा पीसीसीएफ, उसमें कैसा इंक्रोचमेंट हुआ और कितना जगह में इंक्रोचमेंट हुआ उसको ऑफिशियली पहले हम जान लेता है। देन उसके बाद में कैसे गवर्नमेंट का तरफ से जो कार्रवाई करना है वो करेंगे हम लोग। और आगे इसको कैसा ब्यूटिफिकेशन किया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक यूटिलिटी प्लेस है, अपना ट्विन कैपिटल सिटी में 2-3 तो ही है, जैसे कि आईजी पार्क हो गया, जैसे कि जू हो गया और ये गंगा लेक। ये पब्लिक प्लेस जो ये 2-3-4 है, उसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू के नेतृत्व में जो इसको अच्छा से अच्छा हम लोगों को यूज़ के लिए बाहर से पर्यटन आए, उसके लिए हम आगे और क्या कर सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। तेजू के जोनल जनरल अस्पताल में चांगलांग जिले के 50 वर्षीय कोविड रोगी की मृत्यु के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 51 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार यह व्यक्ति लीवर की बीमारी से ग्रस्त था। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 31 नए मामले दर्ज किए गए और 53 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 888 रह गई है। प्रदेश में अब तक 15,323 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94% से ज्यादा हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 7, वेस्ट कामेंग से 4, चांगलांग, लेपारादा और ईस्ट सियांग से 3-3, लोअर दिबांग वैली, तिराप और लोअर सियांग से 2-2, क्रा दादी, तवांग, नामसाई, लोअर सुबनसिरी और अपर सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं।
देश में कोरोना के 41,810 नए मामले सामने आने से कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 496 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,36,696 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,53,956 है। पिछले 24 घंटों में 42,298 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 88,02,267 हो गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.68% है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के बारे में आपात स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगी। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडर पूनावाला ने कल पुणे में इसकी घोषणा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। पुणे की इस दवा कंपनी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेन टीके के उत्पादन के लिए औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। कोविशील्ड नाम का यह टीका भारत में फिलहाल नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। श्री पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड नोवल कोरोना वायरस के इलाज के लिए बड़ा कारगर टीका है। But our priority is going to be India and COVAX countries first. So Novavax is around 2 months behind AstraZeneca. Once they also announce their efficacy results, we will do a short bridging study in India like we did for the Oxford and AstraZeneca product. And that soon also in 2 to 3 months will follow the same processes that this candidate is doing. Of course, Codagenix is far behind. We're going to start phase 1 in the UK for Codagenix in December. And so that will take 1 year to be licensed because it's only starting phase 1. So that's far behind, of course, Novavax and the Oxford products. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जीवन शैली से जुड़े जोखिम को कम करने और प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए देश भर में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान करते हुए शहरों में साइकिल ट्रैक बनाने की जरूरत पर बल दिया। नायडू ने शनिवार को कोविड के बाद ही की दुनिया में साइकिलिंग विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए शहरों में साइकिल शेयरिंग योजना की व्यवस्था बनाना, सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सिस्टम को लागू करने, साइकिल चालकों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली के लिए एक तंत्र बनाने और ई साइकिल को बढ़ावा देने का आग्रह किया। Utilize our time and commute. Restrictions in many cities across the world have resulted in a reduction of motorized traffic, an increase in people choosing to walk or ride bicycles to avoid crowded public transport and follow health authorities' advice for physical distancing. Dear sisters and brothers, as you are all aware, cycling is a healthy, low-cost exercise that can be enjoyed by people of all ages. This is good for all ages, from children to राज्य के वन और पर्यावरण और खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज राजधानी ईटानगर में प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को आग्रह करते हुए एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्लास्टिक के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल थैलों में सामानों की आपूर्ति किए जाने की पहल की शुरुआत की। बायोडिग्रेडेबल थैलों में सामान देने की शुरुआत ऑनलाइन एजेंसी दुकानदादा द्वारा की गई है। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि जहां प्लास्टिक को गलने में बहुत लंबा वक्त लगता है, वहीं इसे जलाने से विषैले रसायन हवा को भी जहरीला बना देते हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश बुलेट राइडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एकता यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगर हम लोग यूज भी करता है या जलाता है तो पोल्यूशन कितना होता है और उस पोल्यूशन से लोगों को कितना लंग को कितना इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक यूज शुरू किया, इसको मैंने लॉन्चिंग किया। मैं लोगों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज़ करें ताकि हमारा एनवायरमेंट बचा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में
सरकार ने एक रेगुलेशन लेने वाला है हम लोग कि अरुणाचल में टोटली बैन करेंगे हम लोग। प्लास्टिक को बैन करके उसको एक रेगुलेशन लेके हम लोग ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को इसका छोटा सा कारखाना कहीं बिठा के, ताकि हमारा प्रदेश में ऐसा कहीं पोल्यूशन इस प्रकार का हम लोग प्लास्टिक बैग यूज ना हो। राजधानी क्षेत्र के निरजुली स्थित आईएसबीटी बस टर्मिनल पर आज ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। संगठन के सदस्यों ने पूरे परिसर की सफाई की और आईएसबीटी परिसर में बांस से बने 2 दर्जन से ज्यादा डस्टबिन लगाए और लोगों से इसका इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। संगठन ने कुछ प्लास्टिक डस्टबिन भी अधिकारियों को सौंपे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।